नताशा इस वक्त मेहरा हवेली, मेहरा फैमिली का घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी। जैसे ही बाहर से कदमों की आहट आई, उसने तुरंत अपनी वही मासूम सी बेचारी वाली अदाएं ओढ़ ली और उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की ओर देखा। वो सोच रही थी कि युवराज आएगा और वो सीधा उसके गले लग जाएगी, लेकिन सबसे पहले सामने आया एक रौबदार बुजुर्ग शख्स। नताशा चौंक गई। युवराज, ये? उसने उलझन से पूछा। युवराज तुरंत खड़ा हो गया और परिचय कराया, ये मेरे दादाजी है। और दादाजी, ये है ओबेरॉय परिवार की सबसे छोटी बेटी नताशा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो बताइए बेटी, आज हमारे घर आने का मकसद क्या है? नताशा ने तुरंत आदर से कहा, नमस्ते दादाजी, मैं दरअसल युवराज से मिलने आई थी। मैं चाहती हूं कि जो अफवाहें इंटरनेट पर फैल रही हैं, उनका हल निकाल सकूं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, मामला मुझे पता है। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है। यह सुनकर नताशा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो क्या है दादाजी? बुजुर्ग का चेहरा शांत था, लेकिन नजरें बेहद पैनी तुम्हें, और युवराज को बिल्कुल साफ साफ अपने रास्ते अलग करने होंगे। नताशा हक्का बक्का रह गई। उसका दिल धक से रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ये वही बुजुर्ग है जिन्होंने मेहरा ग्रुप को आसमान पर पहुंचाया था। उनका रौब तो उसके पापा मी ओबेरॉय से भी कहीं ज्यादा था। युवराज ने बात संभालने की कोशिश की, दादाजी, आप नताशा को डराइए मत। नताशा अंदर से मुस्कुराई, तो क्या हुआ? अगर वो युवराज के दादाजी हैं, अगर युवराज उसका साथ देना चाहता है, तो दादाजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुजुर्ग की नजरें बहुत गहरी थी। नताशा भले ही अपना चेहरा मासूम बनाए बैठी थी, पर उनकी पैनी आंखों ने उसके अंदर का अहंकार और चालाकी भांप ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, यही वजह है कि उसने पूरे ओबेरॉय परिवार को अपने बस में कर रखा है। इसके दिमागी खेल किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं। फिर उन्होंने युवराज की ओर देखा। बचपन से मैंने तुम्हें सिखाया है कि किसी इंसान या हालात को ऊपर ऊपर से मत देखो। असली सच्चाई हमेशा भीतर छुपी होती है। मुझे लगा था इतने सालों में तुम सही गलत पहचानना सीख गए होगे, लेकिन लगता है तुम अब भी साफ नहीं देख पा रहे। युवराज का दिल कसक गया। दादाजी, मैं हमेशा आपकी सीख मानकर चला हूं। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैं बस। बुजुर्ग ने उसकी बात काट दी। तो क्या इसलिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड माही की परवाह किए बिना दूसरी औरतों से छिपकर मिलते हो? युवराज दंग रह गया। ऐसा नहीं है। मैं। बुजुर्ग की आवाज और सख्त हो गई। नहीं? तो फिर बताओ, क्यों हमेशा तुम नताशा का पक्ष लेते हो और माही को ही गलत ठहराते हो? क्या भूल गए शो पर तुमने कैसे माही की आलोचना की थी? सिर्फ इसलिए कि वो काबिल है, मेहनती है, और तुम चाहते थे कि वो अपनी कमाई नाकारा नताशा को दे दे, जो काम के नाम पर कुछ कर ही नहीं पाती। ये सुनकर युवराज और नताशा दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। बुजुर्ग ने एक पल भी राहत नहीं दी। तुम्हारे अपने हाथ पैर हैं, मेहनत करो, भूखे नहीं मरोगे। तो क्यों हमेशा माही की सफलता पर नजर गड़ाते हो? अगर प्रोडक्शन टीम ने नियम नहीं बनाए होते तो क्या तुम खुलकर उससे सब छीन लेते? युवराज कांपते स्वर में बोला, मैंने कभी माही की चीजें छीनने का नहीं सोचा। बुजुर्ग ने सीधे नताशा की ओर इशारा किया। तुमने नहीं सोचा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि औरों ने भी नहीं सोचा। नताशा का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसका भेद जैसे पल भर में खुल गया था। फिर बुजुर्ग की आवाज गूंजी, युवराज, आज से तुम्हें नताशा से किसी भी तरह का रिश्ता रखने की मनाही है। मैं ये मंजूर नहीं करता। युवराज गुस्से में चीखा। बुजुर्ग, दादाजी को उसकी ये प्रतिक्रिया पहले से ही अंदाजा था। उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। बस शांति से बोले, अगर तुम नताशा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो आगे से मेहरा परिवार का बिजनेस भूल जाओ। ये सुनकर नताशा का चेहरा युवराज से भी ज्यादा बदल गया। उसने तुरंत युवराज का हाथ पकड़ लिया और बोली, दादाजी, मैं कसम खाती हूं, अब से मैं युवराज से दूर रहूंगी। आप नाराज मत होइए और ऐसे होनहार पोते को सिर्फ मेरी वजह से मत खोइए। असल में नताशा ने युवराज को सिर्फ माही से छीनने के लिए नहीं पकड़ा था, बल्कि इसलिए भी कि वो भविष्य में मेहरा ग्रुप का वारिस बनने वाला था। अगर युवराज अपनी वारिसी ही खो देगा तो उसके सारे जाल बेकार हो जाएंगे। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और बोले, अच्छा है बेटी, तुम समझदार हो।
नताशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं दादाजी, मैं तो बस युवराज की दोस्त हूं। स्वाभाविक है कि मैं चाहती हूं उसकी जिंदगी आसान हो। बुजुर्ग बस मुस्कुराए और बोले बिना रमेश अंकल, बटलरली को इशारा कर दिया कि नताशा की ठीक से खातिरदारी करें। फिर वो कमरे से चले गए। युवराज ने नताशा की तरफ देखा और बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चाहे ये परिवार का सहारा न भी हो, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता हूं। नताशा ने मन ही मन आंखें घुमाई, लेकिन ऊपर से बेहद नरम स्वर में बोली, युवराज, मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ उठानी पड़े। असलियत यह थी कि अगर युवराज की हैसियत ही चली गई तो नताशा को उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था, और बिना फायदे के दोस्ती उसके लिए बेकार थी। युवराज को उसके असली इरादे का अंदाजा नहीं था। वो तो भावुक होकर बोला, नताशा, मेरे लिए तुम्हारे जैसे दोस्त का होना वाकई सौभाग्य की बात है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पास ही खड़े रमेश अंकल ने ये सब सुना और मन ही मन आह भरी, हमारे युवा मालिक बहुत मासूम है। इतने सालों से इंडस्ट्री में रहते हुए भी अभी तक इतना भोला कैसे रह गया? शायद परिवार ने इन्हें हद से ज्यादा बचा कर रखा है। थोड़ी देर और रुककर आखिरकार युवराज ने नताशा को गाड़ी तक छोड़ा, लेकिन दोनों को यह पता नहीं चला कि पास ही एक रिपोर्टर कैमरा लेकर उनकी तस्वीरें खींच रहा था। कार में बैठते हुए नताशा सोच रही थी, इतनी परवाह जताने के बावजूद युवराज ने मुझे खुद घर तक क्यों नहीं छोड़ा? कितना बेरुखा इंसान है। घर लौटते ही वो उम्मीद कर रही थी कि रणवीर ओबेरॉय उससे माफी मांगने आएगा, लेकिन रात तक भी रणवीर सामने नहीं आया। उसका खाना भी सीधे उसके कमरे में भेज दिया गया। इस बीच इंटरनेट पर एक एंटरटेनमेंट ब्लॉगर ने अचानक पोस्ट किया। उसमें नताशा और युवराज की साथ वाली हाई क्वालिटी तस्वीरें थी। पहली तस्वीरों में नताशा की आंखें लाल थी और वो युवराज की ओर उदास निगाहों से देख रही थी। आखिरी तस्वीरों में युवराज उसे गाड़ी तक छोड़ रहा था, चेहरे पर ठंडा सा भाव लिए। नेटिजन्स ने तुरंत अटकलें लगानी शुरू कर दी। लगता है अफेयर पकड़ा गया और दोनों में झगड़ा हो गया। स्पष्ट है कि ये दोनों कपल है और लड़की रो रो कर मनाने की कोशिश कर रही है। इससे दोनों की इमेज और बिगड़ गई। इधर गरिमा, युवराज की मैनेजर, गुस्से से फट पड़ी। पहले वाला मामला अभी सुलझा भी नहीं और ये लड़का फिर नताशा से मिल रहा है। समझता क्या है? मेरी जिंदगी आसान है क्या? हर बार वो पब्लिक रिलेशन का संकट खड़ा कर देता था। क्या इसका कभी अंत होगा? दूसरी तरफ आदित्य माही को लेकर शूटिंग वाले शहर की सैर करा रहा था। दोनों मशहूर जगहों पर घूमे। हसीन नजारे और इंटरनेट पर लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं देखकर माही ने महसूस किया कि ये उसके दोनों जन्मों की सबसे सुखद घड़ियां है। आदित्य ने उसके हाथ में एक मिलकटी थमाई और कहा, अब जबकि पीआर क्राइसिस फैल चुका है, युवराज और नताशा की छवि नहीं बच सकती। माही मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद भैया। पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिनके पास अच्छे कर्म नहीं होते उनके बीच से बुरे फल ही निकलते हैं। इसमें किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। उसकी आंखें गहरी हो गई। ये तो बस शुरुआत है, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। उधर आदित्य की बात सही साबित हो रही थी। गरिमा और करण ओबेरॉय की टीम ने घंटों चर्चा की, लेकिन कोई कारगर समाधान नहीं ढूंढ पाए। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। इधर गरिमा और करण ओबेरॉय की टीम सर पकड़कर बैठी थी कि तभी युवराज का फोन आया। युवराज बोला, नताशा ने बताया कि उसका जेड पेंडेंट किसी और ने उसे दिया था और मेरा वाला भी बिल्कुल वैसा ही है। गरिमा चौंक गई। मतलब तुम्हें शक है कि दोनों पेंडेंट एक ही आदमी ने दिए? युवराज ने गहरी सांस ली। हाँ, ये पेंडेंट वैसे भी बाजार में अलग से मिलता ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है वही शख्स है। गरिमा ने तुरंत पूछा, कौन है वो? युवराज कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एक बुजुर्ग है, लेकिन उनकी पहचान बहुत खास है। वो सामने आकर सफाई नहीं दे सकते। गरिमा चिढ़कर बोली, क्या अजीब हालत है ये? इतना स्पेशल कौन है कि अपने छोटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए भी चुप बैठा है? अगर वो सच्चाई बता दे तो मामला यही खत्म हो सकता है। युवराज ने थककर कहा, उनकी हैसियत ऐसी है कि लोग उन पर यकीन ही नहीं करेंगे।
जब मैंने पहली बार कहा कि मैंने नताशा को पेंडेंट नहीं दिया, तब तुमने भी तो नहीं माना था। तो फिर नेटिजन्स क्यों मानेंगे? उल्टा लोग सोचेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं चाहता था कि उस बुजुर्ग को इस गंदे मसले में घसीटा जाए। गरिमा ने माथा पकड़ा, तो आप करेंगे क्या? ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारी इमेज पूरी तरह डूब जाएगी। युवराज ने हार मानते हुए कहा, मैं खुद ट्वीट कर दूंगा। लोग माने या न माने, जो उनका मन, उसका स्वर ऐसा था जैसे सब छोड़ देने को तैयार हो। गरिमा ने आखिरी कोशिश की, कम से कम उस बुजुर्ग से पूछ तो लो। लेकिन युवराज ने तुरंत काट दिया, नहीं, बात खत्म, मैं रखता हूं। फोन कट गया। गरिमा ने और भी गहरी भौहें चढ़ा ली। कुछ मिनट बाद युवराज का ट्वीट आ गया, मैं एक बार फिर सफाई दे रहा हूं। इस जीवन में मैं सिर्फ माही को पसंद करता हूं और करता रहूंगा। नताशा के साथ अफेयर की अफवाह झूठ है। मैंने उसे जेड पेंडेंट नहीं दिया। लेकिन अब नेटिजन्स को उस पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। कमेंट्स में सिर्फ ताने और गालियां थी। युवराज ने लंबी सांस छोड़ी और फोन साइड में रख दिया। नजर से दूर तो दिल से दूर, मन को कहीं और लगाता हूं। दूसरी तरफ माही आदित्य के साथ घूम रही थी। दोनों शहर के मशहूर स्पॉट देख रहे थे। अगर उसे अपना स्टूडियो खोलने की जल्दी न होती तो आदित्य उसे बाहर विदेश भी घुमा लाता। वो फिर बोला, इतनी मुश्किल से फुर्सत मिली है, सच में विदेश नहीं चलोगी? कहीं तुम्हें युवराज की वजह से दुख तो नहीं हो रहा? माही मुस्कुराई, भैया आप फिक्र मत कीजिए, युवराज नताशा अब मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। मुझे बस इतना सोचना है कि मेरा स्टूडियो आराम से खुले और मुझे अच्छे आर्टिस्ट मिले। उसकी सहजता देखकर आदित्य धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। ठीक है, कल लौटते ही मैं सारी तैयारी शुरू कर दूंगा। तुम्हारा स्टूडियो मेरी बिल्डिंग में खुलेगा। वहां अभी सिर्फ एक छोटी कंपनी है। तुम जिस फ्लोर पर चाहो चुन लो। मेरे असिस्टेंट को बोल देना, वो डिजाइनर को लगवा देगा। माही का दिल भर आया। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर शरारती अंदाज में कहा, भैया आप तो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे में मुझे बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत? शायद मुझे आपसे बेहतर ट्रीट करने वाला कभी मिले ही नहीं। आदित्य मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो क्या हुआ? कौन कहता है कि लड़कियों को जरूरी है शादी करनी पड़े? अगर तुम खुश हो तो यही काफी है। मैं तो डोमिनेटिंग सीईओ हूं। चाहो तो तुम्हें ही नहीं, 100 बहनों को पाल सकता हूं। माही खिलखिलाकर बोली, वाह, सीईओ भाई होना वाकई बड़ी किस्मत है। जिस दिन काम करने का मन नहीं करेगा, बस आपके पैसे उड़ाऊंगी। उसकी ये मासूमियत देखकर आदित्य भी ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरण्या जी यानी उसकी मॉम टेबलेट पर नजरें गड़ाए बैठी थी। आदित्य ने ही उन्हें ये रिपोर्ट्स दिखाई थी, जिनमें नताशा और युवराज की नजदीकियों के साथ साथ रणवीर और करण की भी बातें थी। वो दंग रह गई। ये कब हुआ? मेरे बेटे और मेरी सबसे प्यारी गोदली हुई बेटी के रिश्ते ऐसे कैसे हो गए? जब नताशा पहली बार घर आई थी, तब बेटे उसे बहन मानने को ही तैयार नहीं थे। सबने साफ कहा था कि उनकी एक ही बहन है माही। सबसे ज्यादा टूटा हुआ तो रणवीर था। उसकी गलती से माही बिछड़ गई थी। उसी अपराध बोध में वो रात रात भर रोता, दिन में चुप और बुझा बुझा रहता। पूरा परिवार उसकी हालत देखकर डर गया था। तभी एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने कहा, नताशा का नाम बदलकर सबसे छोटी बेटी के नाम जैसा रखो। इससे किस्मत अच्छी होगी और खोई हुई बेटी माही भी मिल जाएगी। नताशा धन दौलत और ऐश की किस्मत लेकर पैदा हुई है। अगर वो पूरी तरह घर में घुल मिल गई तो पूरा परिवार और सुखी हो जाएगा। कुछ दिन रणवीर और नताशा को एक ही कमरे में सुलाओ। नताशा उसकी बुरे सपनों की समस्या दबा देगी। इसलिए नताशा खुद आगे बढ़कर रणवीर के कमरे में रहने लगी। रणवीर पहले ताने कसता रहा, लेकिन उसकी जिद देखकर धीरे धीरे मान गया। और सच में रणवीर की हालत सुधरने लगी।
उसके बाद तो रणवीर नताशा को अपनी असली बहन की तरह मानने लगा। धीरे धीरे करण और बाकी बेटों का भी दिल पिघल गया। अरण्या जी को अब याद आ रहा था, जब नताशा सोफे पर सो जाती तो बेटे आपस में झगड़ पड़ते कि कौन उसे कमरे तक छोड़कर आएगा। कभी सफर पर जाते तो बस नताशा जरा सा थक जाए और सब दौड़ पड़ते उसे पीठ पर उठाने। कभी वो खाना अधूरा छोड़ दे तो खुद ही उनके मुंह में डाल देती और बेटे भी बिना ननुकुर किए खा लेते। तब उन्होंने सोचा था, वाह, मेरी गोद ली हुई बेटी कितनी प्यारी है और सब कितने घुल मिल गए हैं। लेकिन अब जब वही दृश्य दिमाग में घूमे तो उन्हें ठंडा पसीना आ गया। ये सब भाई बहन वाला रिश्ता तो बिल्कुल नहीं था। ये तो कहीं ज्यादा अजीब और करीबी था। अरण्या जी अब और भी परेशान थी। ये कैसी बेहूदगी है? नताशा तुम्हारी बहन है। उनका गुस्सा देखते हुए आदित्य ने उन्हें शांत नजरों से देखा। उसे ये सब बड़ा मजाकिया लग रहा था। सबूत उनकी आंखों के सामने थे, फिर भी मां नताशा को बेटी मानकर बैठी थी। आदित्य बोला, मां, आप सच में सोचती है कि नताशा आपको मां मानती है? अरण्या जी की आंखें फैल गई। आदित्य, तुम कहना क्या चाहते हो? आदित्य का स्वर और भारी हो गया। मदर, अब अपने आप को धोखा देना बंद करो। उसने मां की जगह मदर जैसा औपचारिक संबोधन किया। अरण्या जी का चेहरा उतर गया। तो अब तुम मुझे मां भी नहीं बुलाओगे? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी यादों में मेरी मां समझदार और सबकी फिक्र करने वाली थी। आपकी ये जिद्दी और अंधी हरकतें मुझे डराती है। नोट, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। अरण्या ने गुस्से में मेज पर रखा कप पटक दिया। चाय छलक कर आधी से ज्यादा बाहर आ गई। वाह, बड़े हीरो बन गए हो तुम। दादाजी के हाथों से पले बढ़े कंपनी के अगले वारिस हो। अब तुम्हें अपनी मां ही बेवकूफ और अनजान लगती है ना? उसकी आवाज गूंज उठी। कमरे का माहौल भारी हो गया। आदित्य फिर भी शांत रहा। मां, नताशा की असली चाहत सिर्फ एक है, ओबरॉय परिवार की अकेली बेटी बनना। क्या आपको अब भी ये नहीं दिख रहा? अरण्या की आंखें भड़क उठीं। आदित्य, तुम बचपन से नताशा के करीब नहीं रहे। तुम उसे नहीं जानते। वो दयालु और भोली है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी बातें तुम कर रहे हो। उसने नताशा को बचपन से ही राजघराने जैसी परवरिश दी थी। उसके लिए नताशा बेदाग थी और बेदाग ही रहनी चाहिए। कोई उसकी बेटी के बारे में बुरा बोले, ये बात वो सहन ही नहीं कर सकती थी। आदित्य ने लंबी सांस ली। वो जानता था मां सच्चाई नहीं मानेगी। उसने मेज पर एक फाइल रखी। अरण्या जी चौंकी। ये क्या है? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये नताशा के स्कूल के दिनों के कागजात हैं। एक नजर डाल लीजिए, सब समझ जाएंगी। अरण्या का मन घबराने लगा। उसने फाइल छूने से ही इनकार कर दिया। मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे इन कागजों की जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य की नजरें इतनी सख्त और दबंग थी कि वो हिल भी न पाई। आपको देखना ही होगा। अरण्या जी कांप उठीं। उन्हें अपना बेटा नहीं बल्कि कोई सख्त हुक्मरान लगा। फिर भी वो जिद पर अड़ी रही, मैं तुम्हारी मां हूं। बेटा होकर तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। आदित्य मुस्कुराया। ठीक है। उसके चेहरे पर फिर से वही शालीन आदर का भाव लौट आया। अरण्या ने सोचा, मामला टल गया। उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी आदित्य के अगले शब्दों ने उसके दिल में बर्फ डाल दी। अगर आप नहीं देखना चाहती तो मैं ये फाइल सीधे ऑनलाइन डाल दूंगा। फिर पूरी दुनिया देखेगी कि असली दोहरा चेहरा और नकली मासूमियत कैसी दिखती है। आदित्य की आंखों में ठंडक थी, इतनी ठंडी कि अरण्या जी सिहर गई। उस पल उन्हें अपना बेटा याद ही नहीं आया। सामने तो उन्हें वही शख्स दिख रहा था जिससे वो हमेशा डरती थी। उनके ससुर, पुराने ओबरॉय परिवार के मुखिया, ओल्ड मास्टर। अरण्या का मायका आमतौर पर ठीक ठाक था, लेकिन ओबरॉय जैसे बड़े घराने के सामने कुछ भी नहीं। अगर उनकी सुंदरता और पढ़ाई में टॉप न होती, और अगर उनके पति यानी बच्चों के पापा कॉलेज के दिनों से उन पर मरते न होते।
तो उन्हें कभी ओबरॉय खानदान की बहू बनने का मौका ही न मिलता। फिर भी शादी के बाद भी वो हमेशा अपने ससुर से डरी सहमी रहती थी। जरा सी गलती पर लगता था कहीं वो उन्हें घर से निकलवा न दे। जब माही खो गई थी तब भी उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। हर पल डर था कि ससुर कहीं बेटे से तलाक दिलवाकर उन्हें घर से बाहर न कर दे। इसीलिए उन्होंने नताशा को गोद लिया, सिर्फ बेटी की कमी पूरी करने के लिए नहीं बल्कि ससुर को मनाने के लिए भी। उन्होंने नताशा को सख्त परवरिश दी बस इसलिए कि ससुर देख ले कि वो भी परिवार के लिए उपयोगी है। और जिस दिन एक पार्टी में नताशा चमकी और दादाजी ने उसे पहली बार गले लगाया, वही दिन था जब अरण्या ने पहली बार चैन की सांस ली। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि नताशा को दादाजी ने पोती मान लिया है और वो खुद सुरक्षित है। आदित्य को देखकर अरण्या जी के मन में फिर वही डर जाग उठा जो कभी पुराने मुखिया ओबरॉय परिवार के बुजुर्ग के सामने महसूस होता था। कांपते हाथों से उसने फाइल उठाई। मुझे थोड़ा समय दो, मैं पढ़ लूंगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन आह भरी, धन्यवाद मॉम। फिर आदित्य वहां से निकल गया और मॉल की ओर गाड़ी मोड़ दी जहां माही उसका इंतजार कर रही थी। माही सड़क किनारे लगी बेंच पर बैठी थी। उसके पास शॉपिंग बैग्स रखे थे और हाथ में आइसक्रीम। जैसे ही आदित्य पहुंचा, माही मुस्कुराई और बोली, भैया ये आपके लिए। उसने उसे ठंडी फ्रूटी थमा दी। आदित्य ने उसके बैग उठाकर कार में रख दिए। माही आगे वाली सीट पर बैठी रही थी कि करण का फोन आ गया। माही ने भौहें चढ़ाकर कॉल उठाई। क्या बात है? करण ने इस बार बिना किसी रौब के सीधे कहा, मैं करण बोल रहा हूं। माही ने लापरवाही से कहा, पता है आप ओबरॉय ग्रुप की कंपनी स्वराजली के प्रेसिडेंट हैं और इंडस्ट्री के जाने माने मैनेजर भी। उसने अधूरी आइसक्रीम चम्मच से कुरेदी। करण को उसका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर मन मारकर बोला, मुझसे जरा बात करनी है। माही ने सीधी सीधी जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी। करण ने गुस्सा दबाते हुए कहा, मैंने स्वराजली के मैनेजमेंट से बात की है। तुम्हारे लिए नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। शर्तें बिल्कुल लिस्ट स्टार जैसी है, सोच लो। फिर उसने और जोड़ दिया, इस इंडस्ट्री में अभी कोई और तुम्हें इतनी अच्छी डील नहीं देगा। माही हंसी, वाह, तो मुझे तुम्हारा एहसान मानकर शुक्रिया कहना चाहिए। अफसोस मैं ऐसी इंसान नहीं जो भीख ले। ये ऑफर किसी और को दे दीजिए। करण अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि माही जैसी स्थिति में कोई इतनी बड़ी डील ठुकरा सकता है। तुम्हें नहीं चाहिए? उसने तेज आवाज में कहा। माही ने फोन थोड़ा दूर कर लिया और तंज कसा, अब समझ आया कि तुम्हारी कंपनी से कोई बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस क्यों नहीं निकलता। टैलेंट पहचानने की समझ ही नहीं है। करण का चेहरा लाल हो गया। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है। मैं तुम्हारा भाई हूं, इसी नाते दे रहा हूं, वरना चाहूं तो तुम्हें इंडस्ट्री से बैन कर दूं। माही ने लापरवाही से कहा, जरा धीरे बोलो। तुम्हारी चीख से तो मेरे कान फट रहे हैं और खुद को बड़ा घराने का वारिस कहते हो। तुम्हारी यही ऊंची आवाज लड़कियों को भगा देती होगी। तभी तो ओबरॉय परिवार हमेशा टेंशन में रहता है कि तुम्हारी शादी कब होगी। करण तिल मिला गया, माही हद मत करो। लेकिन माही की जुबान हमेशा की तरह तेज थी। इस बार उसने स्पीकर ऑन कर रखा था ताकि आदित्य भी सुन सके। करण की फजीहत सुनकर आदित्य हंस पड़ा। क्या हुआ करण, अब सहन नहीं हो रहा? अगर मैं तुम्हें वही बातें दोहराऊं जो तुमने पहले माही से कही थी तो तुम गुस्से से फट पड़ोगे। फोन पर अचानक आदित्य की आवाज सुनकर करण चौंक गया। भैया, आप माही के साथ हैं? आदित्य ने और चिढ़ाया। अभी तो मैं माही को उसके नए स्टूडियो के लिए ऑफिस चुनवाने ले जा रहा हूं। आओगे क्या साथ? करण का माथा ठनका। उसे तुरंत समझ आया कि आदित्य उसे अपने बिल्डिंग में जगह दिलवा रहे हैं। उसने गुस्से में कहा, भैया आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं?
आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे, जब तुम स्वराजली में अपना ग्रुप शुरू करने वाले थे तब किसने मदद की थी? मैं ही था ना। तो अब क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है, चलो पापा से कहकर स्वराजली वापस ले लेते हैं। करण ने दांत भींचे, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं व्यस्त हूं, और गुस्से में कॉल काट दी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए फोन नीचे रखा। चलो माही, अब ऑफिस देखने चलते हैं। फोन काटने के बाद भी करण का मन और चिढ़ा हुआ था। वो तो माही से अच्छे से बात करने आया था, लेकिन उसने इतनी आसानी से उसे टाल दिया। इसी बीच जब माही आदित्य के ऑफिस बिल्डिंग पहुंची तो करण का दोबारा फोन आ गया। माही, क्या हम ठीक से बात नहीं कर सकते? करण की आवाज इस बार कुछ दयनीय सी लगी। माही ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, पहले मैं सच में तुम लोगों से अच्छे से बात करना चाहती थी, लेकिन तब किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। ये सुनते ही करण के दिमाग में पुराने दृश्य घूमने लगे। जब उन्होंने माही को नताशा के लिए बिना सच्चाई जाने गुनाह कबूलने को मजबूर किया था। उसका गला भर आया। माही ने साफ कहा, और हां, मुझे इतना अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं। इस घर में सिर्फ बड़े भैया आदित्य ही मुझे उस तरह बुला सकते हैं, बाकी नहीं। करण ने मुश्किल से सहमति जताई, ठीक है, अब नहीं कहूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया है, जरा देख लेना। खुद से स्टूडियो शुरू करना मुश्किल होगा। अगर स्वराजली जैसी बड़ी कंपनी से जुड़ जाओगी तो आसान रहेगा। आखिर तुम मेरी बहन हो। मैं नहीं चाहता तुम इतनी मेहनत करो। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, तुम स्मार्ट हो माही, तुम्हें खुद समझना चाहिए कि अभी तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। सोच समझकर फैसला करना। बस इतना ही कहना था। गुड बाय। इस बार उसने दबाव नहीं डाला और कॉल खत्म कर दी। स्वराजली के सीईओ ऑफिस में रणवीर करण के सामने बैठा था। कैसा रहा? उसने उम्मीद से पूछा। करण ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। ये देख रणवीर कुर्सी पर धंस गया, जैसे उसकी सारी हवा निकल गई हो। मैंने ही माही को खो दिया, 10 साल पहले भी, और अब फिर से उसी को और दूर कर दिया। कहते कहते रणवीर रो पड़ा। करण ने भी गंभीरता से सिर हिलाया, पर उसे दिलासा देने का मन नहीं हुआ। करण के दिमाग में बार बार नताशा के साथ बिताए पल घूमने लगे। शुरू में तो सबने नताशा को अपनाने से इनकार किया था, क्योंकि वो खून से ओबरॉय नहीं थी। लेकिन जब उसने रणवीर को उसके डर से निकलने में मदद की तो सब धीरे धीरे उसे मानने लगे। यहीं से नताशा ने भाइयों के साथ करीबी व्यवहार शुरू किया। उसने कहा था कि यही असली भाई बहन का रिश्ता है। शुरुआत में करण को यह अजीब लगता था, क्योंकि टीवी सीरियल्स में ऐसा नहीं दिखाते। लेकिन जब अरण्या उन्हें देखती और उनकी मिठास की तारीफ करती तो करण ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यही नॉर्मल है। पर असली सच्चाई ये थी, मां बाप के सामने नताशा कभी वैसा व्यवहार नहीं करती थी। वो हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखती। यानी अरण्या जो तारीफ करती थी वो दरअसल उस औपचारिक दूरी की होती थी, न कि उस नजदीकी की जो नताशा अकेले में दिखाती थी। करण को अचानक पसीना आने लगा तो ये लड़की तो बचपन से ही सबको खेला रही थी। कितनी चालाक है। करण ने रणवीर की तरफ देखा और पूछा, रणवीर, तुम्हें क्या लगता है नताशा कैसी है? रणवीर ने बिना सोचे कह दिया, वो बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, सबको प्यार देती है। लेकिन बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी पड़ गई। करण ने भौहें चढ़ाई, आगे क्यों नहीं बोल रहे? रणवीर ने हिचकिचाकर कहा, पहले तो मुझे हमेशा यही लगता था कि नताशा बहुत नेक दिल है, पर अब पक्का नहीं कह सकता। करण चुपचाप उसे घूरने लगा। यहां तक कि बेफिक्र रणवीर को भी अब शक हो रहा था। तो फिर बड़े भाई आदित्य ने तो शुरू से ही नताशा से दूरी बनाए रखी। क्या आदित्य ने बहुत पहले ही उसकी असलियत पहचान ली थी? लेकिन फिर करण को याद आया दादाजी तो हमेशा नताशा की अक्ल और समझदारी की तारीफ करते थे। तो फिर सच क्या है? माही को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि करण के दिल में
क्या उठापटक चल रही है। वो तो अब बस अपना स्टूडियो सही तरह से शुरू करना चाहती थी। आदित्य ने मुस्कुराती माही को देखा और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ माही, इतनी खुश क्यों लग रही हो? माही ने अभी अभी करण के अजीब बर्ताव के बारे में उसे बता दिया। आदित्य ने सिर हिलाया। वो सही कह रहा था। अगर किसी भरोसेमंद कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करोगी तो बढ़ना आसान रहेगा, लेकिन अगर खुद का स्टूडियो खोलोगी तो आजादी ज्यादा होगी। मालिक तुम खुद रहोगी। माही ने हामी भरी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन अगर करण इतना जेनरस बन रहा है तो आप भी थोड़ा जेनरस बन जाओ और मुझे कुछ लोग दे दो। आदित्य हंस पड़ा। लगता है हमारी माही ने कोई प्लान बना लिया है। क्या बड़े भैया को सुनने का सौभाग्य मिलेगा? माही ने आंखों में चमक के साथ कहा, मैं स्वराजली एंटरटेनमेंट से लोग तोड़ना चाहती हूं। आदित्य थोड़ा चौंका। किसको? आर्टिस्ट को तोड़ना आसान नहीं होगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत सख्त होते हैं। माही ने सिर हिलाया। नहीं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं लाने वाली। मैं स्वराजली के ऑपरेशंस डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को तोड़ना चाहती हूं। असल में उसे मालूम था कि अभी बड़े आर्टिस्ट को लाने का रिस्क लेना बेवकूफी होगी, लेकिन स्वराजली के आम एम्प्लॉय अलग बात थे, क्योंकि कंपनी का सारा फोकस और पैसा आर्टिस्ट पर था। कर्मचारी अक्सर नजरअंदाज हो जाते थे। आदित्य की आंखें चमक उठीं। रुको, तुम कहीं कबीर खुराना की बात तो नहीं कर रही हो? स्वराजली के पुराने ऑपरेशंस डायरेक्टर? माही ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, वही। जब से करण ने कंपनी संभाली है, उसे कबीर का स्वभाव पसंद नहीं आया। उसने किसी और को डायरेक्टर बना दिया। तब से कबीर को किनारे कर दिया गया। अब वो बस एक आम सा एम्प्लॉय रह गया है। उसकी टीम भी धीरे धीरे नए डायरेक्टर के साथ जा खड़ी हुई। अगर मैं उसे अच्छा ऑफर दूं तो हो सकता है वो अपनी पुरानी टीम के साथ मेरे स्टूडियो में आ जाए। आदित्य ने प्रशंसा से कहा, वाह, बेमिसाल सोच। चिड़िया हमेशा अच्छा पेड़ चुनती है और समझदार मंत्री सही राजा। मिंग हाओ को स्वराजली में बहुत समय से भुला दिया गया है। तुम्हारा हाथ बढ़ाते ही वो जरूर पकड़ लेगा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस उम्मीद है कि करण को तब अफसोस होगा जब ये काबिल आदमी माही के स्टूडियो में धमाल मचाएगा और वो ऑफिस में बैठकर पछताता रह जाएगा। माही ने मजाक में पूछा, भैया, आपको करण को दुखी देखकर इतनी खुशी क्यों मिलती है? आदित्य ने गंभीरता से कहा, क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने सबको कहा था कि नताशा से इतनी नजदीकी मत रखो, लेकिन करण ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा बाकी भाइयों को मेरे खिलाफ कर दिया। अब बताओ, ये क्या दुश्मनी नहीं हुई? उसकी आंखों में हंसी छिपी थी, लेकिन लहजा इतना गंभीर था कि माही हंस पड़ी। भैया, अगर आप बोलते समय थोड़े ठंडे नजर आते तो मैं मान भी लेती। फिर उसने कहा, मैं 8वीं मंजिल वाला स्टूडियो चुनूंगी। मुझे ये नंबर अच्छा लगता है। आदित्य ने पूछा, देखने नहीं चलोगी? माही ने सिर हिलाया। नहीं, अभी तो मुझे जल्दी से कबीर खुराना को ढूंढना है। आदित्य ने प्यार से उसकी तरफ देखा। ठीक है, पर कहाँ ढूंढोगी? माही ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, किंडरगार्टन में। बर्फ का गोला। इसलिए माही आदित्य को लेकर सीधे सिटी एजुकेशन ब्यूरो के अधीन चलने वाले किंडरगार्टन के पास पहुंची। दोनों सामने वाली गली में बैठकर बर्फ का गोला खाते हुए इंतजार करने लगे, क्योंकि अगर उन्हें कबीर खुरना को अपने स्टूडियो में लाना था तो सब कुछ चुपचाप करना पड़ेगा, वरना अगर करण को भनक लग गई तो वो जरूर अड़ंगा डालेगा। आदित्य ने ठंडी बर्फ का गोला खाते हुए थोड़ी शिकायत सी की। हमारी डील तो ये थी कि आर्टिस्ट तू ढूंढेगी और बाकी स्टाफ मैं लाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है। माही शरारत से हंस पड़ी। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे सबसे ज्यादा आपकी मदद की ही जरूरत है। आदित्य ने भौं उठाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर भी चेहरे पर नकली उदासी बनी रही। माही ने धीरे से कहा, दरअसल मुझे अभी एक भरोसेमंद असिस्टेंट चाहिए। मेरा प्लान है कि जो अभी मेरा असिस्टेंट है उसे बाद में स्टूडियो का मैनेजर बना दूं, लेकिन फिलहाल एक नया चाहिए, और ये काम आप ही कर सकते हो।
क्योंकि मुझे आपके ढूंढे हुए इंसान पर ही भरोसा होगा। भाई की तारीफ सुनकर आदित्य का मूड अपने आप ठीक हो गया। वो मुस्कुराया, ठीक है, जब माही को मेरी इतनी जरूरत है तो मैं मदद जरूर करूंगा। माहौल हल्का होते ही माही ने हंसते हुए कहा, तो फिर कोई नाम भी सुझाओ। आदित्य ने जरा भी देर नहीं की। मेरे पास एक परफेक्ट इंसान है, मेरा यूनिवर्सिटी का क्लासमेट और बहुत करीबी दोस्त। वो पहले एक विदेशी कंपनी में काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसे अस्पताल में उनके पास रहना पड़ा, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। अब इतनी गैप के बाद उसे फिर से उतनी ही सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल रही। इसी बात से परेशान है। माही ने चिंता जताई, पर असिस्टेंट का काम तो बहुत बिजी होगा। अगर वो आया तो मां का ध्यान कौन रखेगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए समझाया, उसकी मां अब ठीक हो चुकी है, घर पर अकेली भी अपना ख्याल रख लेती है, उसे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा ये दोस्त बहुत काबिल है, तुम्हें ढेर सारे काम संभालने में मदद करेगा। बस तुम्हें उसका थोड़ा बेहतर ख्याल रखना होगा। माही ने तुरंत संतुष्टि से कहा, भैया, इस बारे में निश्चिंत रहो। मैं अपने लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आती। अगर वो वाकई इतना काबिल है तो मैं तो उसे बढ़िया सैलरी दूंगी। मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए। फिर उसने जोड़कर कहा, असल में मेरा प्लान है कि इस असिस्टेंट को भी धीरे धीरे मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचाऊं। जितना काबिल होगा उतना अच्छा है। आदित्य ने गंभीर होकर बताया, बस एक बात और, उसके पिता का बहुत पहले देहांत हो गया था। उसकी मां ने 2 बच्चों को अकेले पाला पोसा, खर्चे पूरे करने के लिए 3-3 काम किए, कर्ज चुकाया, बच्चों की पढ़ाई कराई। इस सब में उनकी सेहत पर बहुत असर पड़ा। तो अगर कभी मौका मिले तो उसके परिवार का भी ख्याल रखना। माही ने सिर हिलाया, मैं समझ गई। अगर चाहते हैं कि लोग दिल से हमारे साथ जुड़े तो हमें भी उनका बोझ हल्का करना होगा, उनकी चिंता कम करनी होगी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अभी तो मुझे लोगों की सख्त जरूरत है। ये जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। पैसों की फिक्र मत कीजिए, जितना चाहिए मैं दे दूंगी। आदित्य हंस पड़ा, पैसों की फिक्र छोड़ दे, ये काम मैं संभालूंगा। तू अपनी छोटी सी तिजोरी संभाल और उससे अपने आर्टिस्ट्स ढूंढ। दोनों भाई बहन ने बर्फ का गोला खत्म किया और अगले कदम की तैयारी में लग गए। माही तुरंत आदित्य के पैसों का ऑफर ठुकराने वाली थी, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर चुप रह गई। आदित्य ने जैसे उसकी सोच भांप ली थी। उसने सीधे कहा, इस पैसे को ऐसे समझ कि मैं तेरे स्टूडियो में शेयर खरीद रहा हूं। बदले में तू स्टूडियो को अच्छा चलाए और मुझे डिविडेंड मिले। माही ने थोड़ी सोचकर हामी भर दी, ठीक है। जवाब मिलते ही आदित्य ने अपना फोन उठाया और उस पुराने क्लासमेट को कॉल किया। उसने पक्का कर लिया कि वो लड़का खुद आकर माही से मिलेगा। फोन रखते ही आदित्य ने पूछा, तो अब तू आर्टिस्ट कहां से ढूंढेगी? यूनिवर्सिटी से या फिर दूसरे एंटरटेनमेंट कंपनियों से? माही पहले से ही सोच चुकी थी, मैं ऐसे कलाकारों को ढूंढूंगी जिन्हें अनस्पोकन रूल्स न मानने पर दबा दिया गया है, जिनका करियर रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी से नए बच्चे बाद में लेंगे, जब स्टूडियो पटरी पर आ जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे लगा कि माही ने सही सोचा है, क्योंकि जीरो से नए लड़के लड़कियों को स्टार बनाना बहुत लंबा और अनिश्चित सफर होता है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्यों ना हम शुरुआत ही स्वराजली एंटरटेनमेंट से करें? माही तुरंत समझ गई कि उसक करण को नीचा दिखाना चाहता है। वो मुस्कुराई, मैंने भी यही सोचा था। अब जब उसने ओबरॉय परिवार से नाता तोड़ ही लिया है तो वापसी का कोई सवाल नहीं था। भले ही करण कुछ दिन पहले नरमी दिखा चुका था, लेकिन माही को अब कोई भरोसा नहीं रहा। पहले जब उसने रियलिटी शो ज्वाइन किया था तब उसका मकसद सिर्फ स्वराजली के बंधनों से आजादी लेना था, लेकिन परिवार ने तो हद कर दी। उसे दबाया, झूठे राइटर से उसकी इमेज खराब करवाई और उसे मजबूर किया कि वो घर लौटकर माफी मांगे। अगर उसने पहले से तैयारी न की होती और शो का टेलीकास्ट लाइव न हुआ होता
तो आज पूरा इंटरनेट उसे ही विलेन मान चुका होता। इसलिए अब माही ने ठान लिया था, जैसे उन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, वैसे ही अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। और किसी आर्टिस्ट को स्वराजली में दबाकर बैठाना, फिर उसे अपने स्टूडियो में चमका देना, इससे ज्यादा चुभने वाली बदला लेने की चाल और क्या हो सकती है। बातों बातों में माही की नजर अचानक आदित्य की कलाई में पड़ी एक माला, जपमाला, पर गई। उसके चारों ओर फैली गहरी बैंगनी आभा देखकर वो हैरान रह गई। वो बोली, भैया, ये माला साधारण नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट है। इसे हमेशा पहनकर रखना। ये मुसीबत के समय तुम्हारी रक्षा करेगी। आदित्य चौंका। अच्छा, तभी तो एक औरत बार बार दादाजी से इसे मांगने की कोशिश करती थी। माही तुरंत चौकनी हो गई। कौन औरत? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, युवराज की सौतेली मां। दादाजी के जिंदा रहते वो बहाने से अक्सर मिलने आती थी। हर बार दादाजी की कलेक्शन की तारीफ करती। एक बार उसकी नजर इस माला पर पड़ी तो बार बार कोशिश करती रही कि दादाजी इसे बेच दे। ऊंची कीमत भी ऑफर की थी। माही की आंखों में हल्की चिंता और शक झलक उठा। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, पहले मुझे समझ नहीं आता था कि वो औरत इस माला के पीछे इतनी पागल क्यों है। अब समझ आया। माही ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब युवराज कि सौतेली मां असल में इन चीजों को पहचानती है। पहली नजर में ही जान गई कि ये माला असाधारण है। अजीब बात है, जब मैं युवराज के साथ थी, उसने कभी अपनी इस सौतेली मां का जिक्र नहीं किया। आदित्य को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। ये औरत कोई साधारण नहीं है। पहले वो बस एक सेक्रेटरी थी, लेकिन युवराज के पिता की कई कंपनियां डूबने की कगार पर थी और उसने अपनी ताकत से हालात संभाले। उसी कामयाबी के दम पर उसने शादी की और आज वो मेहरा कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट की पत्नी है। माही ने गहरी सांस ली। युवराज की सौतेली मां, वाकई दिलचस्प। उसने पिछले जन्म में भी इस औरत को कभी नहीं देखा था। उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी काबिल निकलेगी कि अकेले पूरा साम्राज्य संभाल ले। आदित्य ने सिर हिलाया। मैंने सुना है युवराज अपनी सौतेली मां का बहुत सम्मान करता है, उसे मां की तरह मानता है। अगर पुराने दादाजी अभी जिंदा न होते तो शायद युवराज अपनी शेयर भी उसके हाथ में सौंप देता। माही ने गंभीर होकर पूछा, भैया, क्या वो औरत अभी भी इस माला पर नजर गड़ाए बैठी है? आदित्य ने सिर हिलाया, नहीं। आखिरी बार वो आधा साल पहले आई थी। उसके बाद न किसी पार्टी में दिखी, न घर पर। माही को अचानक याद आया, वैसे नताशा और युवराज के गले में जो जेड पेंडेंट है वो भी काफी अजीब है। आदित्य ने गोला खाते हुए पूछा, क्या मतलब? माही धीरे धीरे बोली, नताशा के पेंडेंट पर किसी ने ऐसा श्राप लगाया है जिससे उसकी किस्मत को धीरे धीरे खींचा जा रहा है, और युवराज के पेंडेंट पर ऐसा श्राप है जिससे उसकी उम्र, आयु को चुराया जा रहा है। यह सुनकर आदित्य का दिल धक से रह गया। मतलब किसी की किस्मत उधार ली जा रही है? माही ने सिर हिलाया। हां, नताशा की किस्मत असल में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से वो घर में आई है उसकी हालत बिगड़ती गई। तब समझ नहीं आया, लेकिन उसके पेंडेंट को देखने के बाद मुझे कारण समझ आया। आदित्य को बचपन की याद आई जब अरण्या ने एक पंडित से नताशा का भविष्य देखा था। उसने कहा था कि नताशा राजसी भाग्य लेकर आई है, लेकिन आदित्य उस समय विज्ञान भक्त था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अब जब माही ने वही बात कही तो उसे भी शक होने लगा। आदित्य ने उलझकर पूछा, लेकिन इस सबका युवराज से क्या लेना देना? तूने कहा था उनके पेंडेंट आपस में जुड़े हैं। माही ने समझाया, हां, ये दोनों पेंडेंट द्वंद्व का श्राप कहलाते हैं। अगर सिर्फ एक होता तो असर इतना गहरा नहीं होता, लेकिन जब दोनों एक साथ हो तो करने वाला आसानी से बिना पकड़े दोनों की किस्मत और उम्र खींच सकता है। और सबसे खतरनाक बात, जिस पर यह श्राप डाला गया है उसके मरते ही श्राप भी गायब हो जाता है। उस वक्त असली दोषी को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। आदित्य की सांस अटक गई
तो तू कहना चाहती है कि ये सब युवराज की सौतेली माँ का काम है? माही ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल। उसने नताशा की भाग्यशाली किस्मत को निशाना बनाया है ताकि धीरे धीरे पूरे ओबरॉय और मेहरा परिवार पर कब्जा कर सके। आदित्य ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन क्या उसे डर नहीं कि कोई और विद्या वाला पकड़ लेगा? माही ने ठंडी आवाज में कहा, वो औरत चालाक है, लेकिन अगर ये सच निकला तो मेहरा परिवार ही नहीं, पूरा बिजनेस साम्राज्य डूब सकता है। आदित्य ने गहरी नजर से माही की ओर देखा। नहीं, मेहरा परिवार उसके हाथों में नहीं जाना चाहिए। माही, क्या तेरे पास इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? माही ने सिर हिलाया। नहीं, ये श्राप केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसा तरीका उसे डालने वाले ने अपनाया था। हां, मैं इतना जरूर कर सकती हूं कि नताशा की किस्मत खींचने की गति थोड़ी धीमी हो जाए। आदित्य ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसने तेरे साथ जैसा बर्ताव किया था, तू फिर भी उसकी मदद करना चाहती है? एल, उसके दिल में गहरी नफरत थी। नताशा ने पहले ही बहुत गलत काम किए थे और अब अगर उसे उसकी सजा मिले तो यही न्याय होगा। लेकिन ओबरॉय परिवार और कारोबार की सुरक्षा भी दांव पर थी। माही ने आदित्य का हाथ हल्के से थपथपाया। भैया, चिंता मत कर, मैं केवल उसकी किस्मत खींचने की रफ्तार कम करूंगी, श्राप तोड़ूंगी नहीं। ये सब बुरा फल उसी ने बोया है। अगर मैं सच में उसकी मदद कर दूं तो वो 2 लड़कियां जिन्होंने उसकी वजह से जान दी, वो मेरी आत्मा को कभी माफ नहीं करेंगी। आदित्य चौंका। माही, तुझे कैसे पता? फिर उसे याद आया कि माही ज्योतिष और दिव्य ज्ञान जानती है। वो खुद ही मुस्कुरा पड़ा। मैं तो भावुक होकर भूल ही गया कि तू भाग्य देख लेती है। माही ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। भैया, क्या आपको तुझे पता है ये सब कैसे शुरू हुआ? आदित्य ने लंबी सांस छोड़ी और बताने लगा। जब नताशा ओबरॉय परिवार में आई, तोमा ने उसे डांस क्लास में भेजा। इरादा अच्छा था, ताकि नताशा भी बड़े घरों की बेटियों की तरह कोई हुनर सीख सके। नताशा भी पहले खुश थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी टीचर ने मां से कहा कि नताशा डांस के लिए उपयुक्त नहीं है। अरण्या जी ने सामने तो मुस्कुराकर बात संभाली, पर घर आकर बेहद सख्ती से नताशा को डांस में जबरदस्ती लगाने लगी। चाहे नताशा कितनी मेहनत करे, वो बाकी प्रतिभाशाली लड़कियों के आगे कभी नहीं टिक पाती। धीरे धीरे उसकी नफरत उन लड़कियों से बढ़ती गई जो डांस में बेहतर थी। हाई स्कूल में एक लड़की थी, बेहद सुंदर और जनजात नर्तकी। हर प्रतियोगिता में नताशा हार जाती। ये उसकी मानसिकता तोड़ने के लिए काफी था। उसने 3 साल तक उस लड़की को तंग किया, प्रताड़ित किया, लंबे समय तक बदमाशी, ऊपर से पढ़ाई का दबाव। अंततः उस लड़की ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक दिन पहले आत्महत्या कर ली। माही ने धीरे से पूछा, ये तो एक शिकार हुआ, दूसरा कौन था? आदित्य का चेहरा भारी हो गया। वो लड़की की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे पहले ही शक था, क्योंकि उसकी सहेली के शरीर पर अक्सर चोट के निशान दिखते थे, लेकिन सहेली हर बार कह देती कि गलती से हुआ। जब वो मर गई, तभी उसकी डायरी से सच पता चला। वो रुक गया, फिर दर्द भरी आवाज में बोला, उस दोस्त ने गुस्से में नताशा से झगड़ा किया, चाहती थी कि सच्चाई सबके सामने आए। बहस में नताशा ने उसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। माही का चेहरा कठोर हो गया। मतलब नताशा ने सीधा दूसरों की मौत का कारण बना। फिर वो जेल क्यों नहीं गई? आदित्य हक्का बक्का रह गया, फिर हल्की कड़वाहट के साथ हंस पड़ा। तेरी जुबान आज भी उतनी ही तेज है। अगर नताशा ये सुन ले तो गुस्से से मर ही जाए। कबीर खुराना। स्कूल की छुट्टी हो गई। माही ने बर्फ का आखिरी कौर खत्म किया। तभी किंडरगार्टन की क्लास भी खत्म हुई। आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, इतने सारे लोग आ गए, लेकिन मैंने कबीर खुराना को नहीं देखा। क्या वो आज अपने बच्चे को लेने नहीं आया? माही ने विश्वास से कहा, नहीं, वो अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित रहता है,
लगभग हर दिन खुद ही लेने आता है। माही अब करण ओबरॉय के खिलाफ थी, इसलिए पिछले कुछ समय से वो कबीर पर नजर रख रही थी। जैसा उसने कहा था, थोड़ी देर बाद ही कबीर की गाड़ी आ गई। आज वो किसी कारणवश देर से आया था। ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता के साथ जा चुके थे। तब जाकर वो भागते हुए आया और टीचर से बार बार देर होने के लिए माफी मांगने लगा। माही ने कहा, चलो उससे मिलते हैं। वो आगे बढ़ी और खिड़की पर दस्तक दी। कबीर ने खिड़की से झांका और चौंक गया। तुम? माही? वो माही को थोड़े बहुत जानता था। उसने उसके शानदार अभिनय और प्रोफेशनल रवैये की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि वो असल में ओबरॉय परिवार की खोई हुई बेटी है। उसे समझ नहीं आया कि करण ओबरॉय क्यों अपनी सगी बहन माही को नजरअंदाज करके नताशा पर इतना भरोसा करता है, जबकि हर मामले में माही उससे कहीं बेहतर थी। माही हल्की मुस्कान के साथ बोली, डायरेक्टर कबीर, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे स्टूडियो के ऑपरेशन डायरेक्टर बने। क्या आपको दिलचस्पी होगी? मिंग हाओ चौंक गया। मिस माही, आप मजाक कर रही होंगी। मैं तो अब स्वराजली कंपनी का ऑपरेशन डायरेक्टर भी नहीं हूं। अगर आप मुझसे कंपनी की जानकारी लेना चाहती हैं, तो मैं कुछ काम का नहीं। माही ने सिर हिलाया। नहीं, आपने गलत समझा। मैं सच में आपको अपने स्टूडियो में शामिल करना चाहती हूं। आपकी तनख्वाह और सुविधाएं किसी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी जैसी होंगी। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कबीर ने पहले उसकी ओर देखा, फिर आदित्य की ओर। उसके मन में चाह जागी, लेकिन फिर सिर हिलाया। मिस माही, मैं जानता हूं आप मेरी काबिलियत की वजह से मुझे बुला रही हैं, लेकिन मैं अब जवान नहीं रहा। अब बस चैन से काम करके अपनी बेटी को बड़ा करना चाहता हूं। उसने पहले ही स्वराजली में सत्ता बदलते देखा था। किस तरह पुराने साथी एक झटके में ऊपर नीचे हो गए। अब उसमें बड़ी पहचान बनाने का जुनून नहीं बचा था। बस शांति से रिटायर होना चाहता था। तभी उसकी नन्ही बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझे लगता है ये दीदी अच्छी है। इन्हें सच में आपकी मदद चाहिए। मां भी कहती थी कि पापा बहुत काबिल हैं और सबसे अच्छी कंपनी में काम करते हैं। पत्नी की याद से कबीर की आंखें भर आई। उसने बेटी के गाल पर हाथ फेरा और भावुक होकर मुस्कुराया। तू सही कह रही है, ये दीदी सच में पापा की मदद चाहती है। उसने आंसू पोंछे और माही की तरफ देखा। उसकी नजर अब मजबूत थी। मिस माही, आपकी योजना क्या है? माही ने मुस्कुराकर कहा, अभी योजना की बात बाद में करेंगे। पहले आपकी सुविधाओं की बात करते हैं। डायरेक्टर कबीर, आप जो भी चाहें बेहिचक कहें। अगर वो मेरे वश में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूंगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान गहरी हो गई। कबीर खुराना की शर्तें बहुत बड़ी नहीं थी। माही ने लगभग तुरंत ही हाँ कर दी, लेकिन आखिर में माही ने उससे एक और अनुरोध किया। कबीर सर, मैं चाहती हूं कि आप अपनी पुरानी पूरी टीम को भी मेरे साथ ले आएं। मुझे सिर्फ आप नहीं, पूरी टीम चाहिए। कबीर थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आपने खुद कहा था कि करण ओबरॉय को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमें धीरे धीरे अलग अलग कारण देकर इस्तीफा देना होगा। क्या आप इंतजार कर पाएंगी? उसकी टीम पहले बड़ी थी और हर सदस्य से उसका गहरा रिश्ता था, मगर हालात और पैसों की मजबूरी में उसकी टीम के 2/3 लोग नए ऑपरेशन डायरेक्टर कबीर, डायरेक्टर अखिल की टीम में चले गए थे। उसे इसका गम नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि अखिल ने उन सबको ऊंचे वेतन का वादा करके सिर्फ हल्के फुल्के कामों में डाल दिया है, तो उसका खून खौल गया। ये उसकी टीम के साथ सीधा अपमान था। कबीर कई बार अखिल के पास शिकायत लेकर गया, लेकिन हर बार वो मुस्कुराकर टाल देता। असलियत ये थी कि वो कबीर को, जो अपने बॉस करण ओबरॉय का नापसंद था, कभी गंभीरता से लेता ही नहीं था। कबीर ने ठान लिया, मैं कल ही कंपनी जाकर इस्तीफा दे दूंगा। वो कभी टाल मटोल करने वालों में से नहीं था। एक बार ठान लिया तो तुरंत कर दिखाता था।
वैसे भी अखिल कब से यही चाहता था कि कबीर खुद ही कंपनी छोड़ दे। जब वो इस्तीफा देगा तो अखिल तो खुशी से उछल पड़ेगा। उसे जरा भी शक नहीं होगा कि कबीर दरअसल माही के साथ नई शुरुआत की तैयारी कर रहा है। जब कबीर कंपनी पहुंचा तो उसने दूर से ही एक जानी पहचानी शख्सियत को देखा। मैं, भाई कबीर। सामने खड़े जूनियर कर्मचारी ने घबराकर उसे देखा। उसी समय अखिल भी पलटा और मुस्कुराकर बोला, अरे डायरेक्टर कबीर, आज इतने जल्दी? कोई खास काम? कबीर हल्के से हंस पड़ा। डायरेक्टर अखिल, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अब डायरेक्टर कहा, बस एक आम कर्मचारी हूं। उसकी बात में छिपा ताना साफ झलक रहा था। कल रात माही से हुई बातचीत याद करके कबीर ने मन ही मन सोचा, अब मुझे इस्तीफे का सही बहाना मिल गया। उसने जेब से कागज निकाला और बोला, ये मेरा इस्तीफा है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। वो जानबूझकर निराश दिख रहा था ताकि सबको लगे कि वो करियर से मायूस होकर जा रहा है। अखिल ने नकली अफसोस जताया, अरे अफसोस की बात है, मैं तो सोचा था कि आपको एक नए प्रोजेक्ट में शामिल करूंगा। मगर उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। कबीर ने हल्के से सिर झुकाया, जी अब ये आपके हवाले, मैं जाकर अपना सामान समेट लेता हूं। अखिल उसकी पीठ देखते ही चैन की सांस लेने लगा। डर जो कबीर की मौजूदगी से था अब पूरी तरह गायब हो गया। करण ओबरॉय कंपनी में दाखिल हुआ। उसने अखिल को मुस्कुराते देखा और पूछा, डायरेक्टर अखिल, इतनी खुशी क्यों? कोई अच्छी खबर है? अखिल चौंक गया। C.CEO, आप इतनी सुबह? क्या माही से कोई नई खबर है? करण का चेहरा तुरंत उतर गया। कल माही ने उसे सख्ती से ठुकरा दिया था। पूरी रात वो उसी बात को सोचता रहा। सुबह थोड़ी हिम्मत बटोर कर कंपनी आया था ताकि कोई और तरीका सोच सके जिससे माही वापस आ जाए। अब अखिल की बात सुनकर उसका मूड और बिगड़ गया। उसने उसे घूरा और अपने केबिन में चला गया। अखिल को याद आया कि अभी तक उसने करण को कबीर के इस्तीफे की खबर नहीं दी थी। वो घबराकर दरवाजा खटखटाता हुआ अंदर गया। करण ने नीचे झुकी नजरों से कागजों में डूबे हुए कहा, आओ। अखिल ने हिम्मत जुटाई और बोला, सर, कबीर खुराना ने इस्तीफा दे दिया है। निकम्मा। एक निकम्मा चला भी गया तो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। करण ओबरॉय का लहजा बेहद ठंडा था। हालांकि कबीर खुराना ने सालों तक स्वराजली के लिए कड़ी मेहनत की थी। यहां तक कि ऊपर वालों की गड़बड़ियों की वजह से उसे गलत फैसले भी लेने पड़े। फिर भी कंपनी का मौजूदा CEO होने के नाते करण को कम से कम अफसोस जताना चाहिए था। लेकिन सालों की मेहनत और वफादारी के बाद भी कबीर को बस यही सुनने को मिला, निकम्मा। ये सुनकर कोई भी टूट सकता था। डायरेक्टर अखिल अचानक सोच में पड़ गया, क्या कल को मेरा भी यही हाल होगा? अगर कभी करण ओबरॉय ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मेरी सारी मेहनत और योगदान भी यूं ही मिटा दिए जाएंगे? मगर चाहे अखिल के मन में कितनी भी हलचल क्यों न हो, कबीर ने अपना सामान समेट लिया और सीधे माही से मिलने निकल पड़ा। कबीर सर, अभी के लिए आप घर से ही काम कर सकते हैं। जब तक स्टूडियो की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती तब तक ऑफिस आने की जरूरत नहीं। माही उस वक्त आदित्य डॉट से मिली जानकारी देखकर उन कलाकारों की सूची चुन रही थी जिन्हें स्वराजली ने दबाकर रखा था। कबीर ने फोन पर सिर हिलाते हुए कहा, असल में मेरे पास स्वराजली के खिलाफ कुछ सबूत है, लेकिन पता नहीं ये आपके काम आ पाएंगे या नहीं। CEO माही। उसके मुंह से CEO माही सुनकर माही का मूड खिल गया। वो हंसकर बोली, क्यों ना आप कल ही करण ओबरॉय से मिले और ये सबूत उसके सामने पटक दें। कबीर हक्का बक्का रह गया। CEO माही, आप मजाक तो नहीं कर रही? माही ने हंसते हुए जवाब दिया, थोड़ा मजाक है, पर मैंने सच में सोचा था। करण ओबरॉय को अपनी इज्जत सबसे प्यारी है। जब उसे पता चलेगा कि आप मेरी टीम में आ गए हैं तो वो आपको हाथ लगाने से भी डरेगा। उल्टा वो अपने आदमियों को भी रोक देगा कि आपको तंग न करें।
इससे आप आराम से मेरे साथ काम कर पाएंगे। और हां, आप इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उससे अपनी पुरानी टीम को पूरी तरह आजाद भी करवा सकते हैं। कबीर ने थोड़ी देर सोचकर माना, ये बात तो सही है। पहले जब करण ने उसे दबाया था, तब भी उसके मन में सबूत लीक करने का ख्याल आया था। लेकिन उस वक्त वो खुद डॉट स्वराजली के अंदर था और उसकी टीम भी वही थी। अगर उस वक्त वो कुछ करता तो वो अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा होता। कंपनी तो बच जाती, मगर उसकी टीम बर्बाद हो जाती। लेकिन मुझे डर है कि कहीं इस कदम से आपको नुकसान न हो। कबीर अब भी झिझक रहा था। वो जानता था कि माही का स्टूडियो अभी नया है, न कोई पूरी टीम है, न कोई बड़ा नामी कलाकार। अकेली माही ही स्टार है। अगर करण गुस्से में स्टूडियो पर शिकंजा कस दे तो भविष्य में अच्छे टैलेंट्स को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। माही उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसकी चिंता मत करो, अब मेरे पास एक मजबूत सहारा है। करण ओबरॉय भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। कबीर ने तुरंत आदित्य को याद किया। क्या आप बात कर रही है ओबरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ आदित्य की? माही ने आत्मविश्वास से हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल। ये सुनकर कबीर पूरी तरह आश्वस्त हो गया। ठीक है, मैं कल ही करण ओबरॉय से मिलूंगा। इसके बाद दोनों ने स्टूडियो के बारे में चर्चा की। माही ने कहा, मेरे पास आदित्य द्वारा दी गई कलाकारों की पूरी फाइल है। इनमें से कौन से लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लायक हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। आप इन्हें देखकर चुनिए। कबीर ने जब ईमेल खोला तो हैरान रह गया। उसने सोचा था कि इसमें स्वराजली के कुछ उभरते हुए स्टार्स के नाम होंगे, लेकिन पूरी सूची उन कलाकारों की थी जिन्हें स्वराजली ने दबाकर रखा था या भुला दिया था। कबीर चौंकर बोला, सीईओ माही, क्या आप जानबूझकर करण ओबरॉय से टकराना चाहती है? क्योंकि सच तो ये था, स्वराजली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम था। उसके सामने खड़ा होना सीधा सीधा अहंकार कहलाता था। जब करण ओबरॉय पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे निशाना बना रहा है, तो क्या मैं उसे यूं ही सब करने दूं? बिल्कुल नहीं। माही मुस्कुराते हुए कबीर खुराना की ओर देखा। कबीर माही की भावनाओं को समझ सकता था, मगर उसकी वजह अब भी उसकी समझ से बाहर थी। एक नए स्टूडियो के लिए स्वराजली से दबाए गए कलाकारों को उठाना या उनके टैलेंट को दोबारा चमकाना बहुत बड़ा रिस्क था। माही ने कबीर के चेहरे पर संकोच देख लिया और हंसकर बोली, डायरेक्टर कबीर, इन कलाकारों को हल्के में मत लीजिए। इनमें से कई बेहद टैलेंटेड और काबिल हैं। बस कुछ ने अनजाने में गलत लोगों को नाराज कर दिया, जैसे आप और आपकी टीम के साथ हुआ। उसने कबीर की ओर देखकर आगे कहा, बस इन्हें दोबारा मौका मिल जाए तो ये भी उड़ान भरेंगे, बिल्कुल आपकी टीम की तरह। माही की बात सुनकर कबीर चौंक गया। उसे बहुत समय बाद किसी ने इतना भरोसा दिया था। शायद यही भरोसा था जिसने कबीर को बिना विरोध किए हामी भरने पर मजबूर कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि आपका नजरिया ये होगा। सीईओ माही, आप वाकई कमाल हैं। उसका लहजा बेहद गंभीर था। माही हल्के से मुस्कुराई, अब मैं तुम्हारी बॉस हूं, एक पूंजीपति जो तुमसे काम करवाएगी। फिर भी तुम मुझे अच्छा इंसान कह रहे हो? कबीर मुस्कुरा दिया, अब जानती है, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं आज ही आपकी लिस्ट देखकर बता दूंगा कि कौन से कलाकार सही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद डायरेक्टर कबीर। माही उसकी समझदारी से खुश थी। कबीर ने देर शाम 8 बजे के करीब माही को लिस्ट भेज दी। इसके बाद उसने अपनी टीम के उन सदस्यों को जो स्वराजली छोड़ना चाहते थे एक प्राइवेट ग्रुप में जोड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब उसने माही की योजना सुनाई तो सब दंग रह गए। माही की दूरदर्शिता और करण ओबरॉय को ब्लैकमेल करने का तरीका सुनकर सबने उसकी तारीफ की। टीम का सबसे छोटा और हंसमुख सदस्य बोला, किसी दूसरी कंपनी जाकर फिर से शून्य से शुरू करने से अच्छा है कि हम माही के स्टूडियो में दांव लगाएं। कम से कम हम सब उसे जानते हैं। बाकी कंपनियों पर भरोसा करने से तो बेहतर है कि उसी पर भरोसा करें। उसकी बात पर टीम के डिप्टी डायरेक्टर ने हामी भरी सही कहा।
माही ने हमें जो सुविधाएं दी हैं वो स्वराजली में भी नहीं मिली। वो हमें अपने परिवार जैसा मान रही है। ज्यादातर सदस्य जिन्हें परिवार पालना था ये ऑफर ठुकरा ही नहीं सके, और जिन पर कोई दबाव नहीं था उन्हें भी ये शर्तें लुभावनी लगी। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अगर सब सहमत है तो मैं कल करण ओबरॉय से सीधा सामना करूंगा। मुझे शुभकामनाएं देना। वो जानता था कि करण जैसा घमंडी इंसान किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। भले ही माही की योजना परफेक्ट थी, लेकिन कल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसी समय आदित्य ओबरॉय कॉरपोरेशन से सीधे माही के अपार्टमेंट पहुंचा। रास्ते में उसने माही की पसंदीदा बेकरी से केक भी ले लिया। ये क्या है? उसने केक टेबल पर रखा और पास रखी लिस्ट देखी। वो वही लिस्ट थी जो उसने पहले माही को दी थी, बस इस बार उसमें कुछ नाम कटे हुए थे। माही ने कहा, ये कबीर ने दोबारा व्यवस्थित करके भेजी है। मुझे लगता है इनमें से सभी कलाकार अच्छे हैं, बस एक का इंट्रोडक्शन थोड़ा अजीब है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे सलाह ले लूं।